Good morning, students. Now, in today's lecture, we will discuss sensitivity and accuracy of moving coil galvanometer. देखिए, लास्ट लेक्चर हमने मूविंग कॉइल galvanometer ये पॉइंट स्टार्ट किया था. Now, there are two types of moving coil galvanometer. First, suspended type moving coil galvanometer and second, pivoted type moving coil galvanometer. तो लास्ट लेक्चर से हम यहाँ पर सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल galvanometer डिस्क्राइब कर रहे हैं. ओके, फिर इसके बाद हम सेकंड टाइप पिवोटेड टाइप मूविंग कॉइल galvanometer इसके बारे में भी डिस्कशन ब्रीफली यहाँ पर लेने वाले हैं. ओके, अब सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी ऑफ मूविंग कॉइल galvanometer. जैसे लास्ट लेक्चर हमने मूविंग कॉइल galvanometer दैट इज सस्पेंडेड, उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग और एक मैथमेटिकल फार्मूला भी देखा था, है ना, जिसमें हमने ये प्रूव किया था कि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू इट. ओके, अगर देखिए मूविंग कॉइल galvanometer सेंसिटिव है तो इसका मतलब कम से कम करंट के लिए ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल अगर होता है तो दैट मूविंग कॉइल galvanometer इज मोर सेंसिटिव, है ना. तो इसलिए सेंसिटिविटी की डेफिनेशन देखिए क्या होगी यहाँ पर. सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल galvanometer इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डिफ्लेक्शन टू द चेंज इन करंट पासिंग थ्रू दैट मूविंग कॉइल galvanometer. इसलिए सेंसिटिविटी इज डिनोटेड बाय S. इसके लिए फार्मूला क्या होगा, d थीटा बाय di. व्हाट इज d थीटा? दैट इज चेंज इन डिफ्लेक्शन. ओके, di चेंज इन करंट पासिंग थ्रू द कॉइल. तो अगर d थीटा अपॉन di अगर ये रेशियो ज्यादा से ज्यादा आ सकता है तो इसका मतलब सेंसिटिविटी ज्यादा होगी. Sensitivity of moving coil galvanometer is directly proportional to change in deflection and inversely proportional to change in current. देखिए इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर कम से कम चेंज इन करंट की वजह से ज्यादा डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल अगर हो जाता है तो दैट मूविंग कॉइल galvanometer is more sensitive. So S is equal d theta by di. ओके, अब मूविंग कॉइल galvanometer के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, देखिए कि दैट I is equal to C divided by NAB into theta, है ना. ये लास्ट लेक्चर हमने इक्वेशन ऑब्टेन किया था. तो C का मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट दैट इज आल्सो नोन एज टॉर्शनल कांस्टेंट. ओके, N नंबर ऑफ टर्न्स, A एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल या फिर सर्कुलर कॉइल, B मैग्नेटिक फील्ड. ओके, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. हमें d थीटा अपॉन di मतलब सेंसिटिविटी के लिए इक्वेशन यहाँ पर तैयार करना है. तो डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पर हम इसको. डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा. ओके, तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, di अपॉन d थीटा मतलब डेरिवेशन ऑफ I विथ रेस्पेक्ट टू d थीटा इज इक्वल टू d थीटा ऑफ, अब I की वैल्यू यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 C डिवाइडेड बाय NAB, ओके, इनटू थीटा. ओके, C अपॉन NAB इनटू थीटा, ये फॉर्मूला है, राइट. अब DI डिवाइडेड बाय d थीटा इज इक्वल टू, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा हमें इसको डेरिवेट करना है तो क्या आएगा यहाँ पर C डिवाइडेड बाय NAB. ओके, तो यहाँ पर di अपॉन d थीटा, हमें d थीटा अपॉन di चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं. तो d थीटा डिवाइडेड बाय di, ओके, इज इक्वल टू NAB डिवाइडेड बाय C. दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल galvanometer. देखिए सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल galvanometer के लिए फॉर्मूला क्या तैयार होता है, NAB डिवाइडेड बाय C, है ना. तो N का मतलब क्लियर है हमें, नंबर ऑफ टर्न्स, A एरिया ऑफ कॉइल, B मैग्नेटिक इंडक्शन, T रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट. तो किसी भी मूविंग कॉइल galvanometer की सेंसिटिविटी, ओके, इंक्रीजिंग कब रहेगी मतलब मैक्सिमम कब रहेगी. सेंसिटिविटी अगर हमें इंक्रीज करनी है तो हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने होंगे, है ना, एरिया ऑफ कॉइल भी बढ़ानी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी और रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ द सस्पेंशन फाइबर को कम करना होगा. व्हाई? बिकॉज सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N नंबर ऑफ टर्न्स,
A, area of the coil, B, magnetic field, and it is inversely proportional to the torsional constant. Okay, so to increase sensitivity of moving coil galvanometer, MCG, moving coil galvanometer, we have to increase अगर हमें सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है तो हमें बढ़ाना क्या होगा यहाँ पर n, बिकॉज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n a b, तो वी हैव टू इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा करने होंगे। अगर 500 है तो 1000 है तो 2000, तो जितने ज्यादा हम नंबर ऑफ टर्न्स करेंगे यहाँ पर कॉइल के, उतनी ज्यादा उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। और क्या इंक्रीज करना होगा हमें, a मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल है ना। अगर यहाँ पर रेक्टेंगुलर कॉइल है तो उसका एरिया अगर हम बढ़ाते हैं, लेंथ ब्रेड्थ, ओके, तो इसका मतलब वहां पर एरिया ऑफ द कॉइल भी इंक्रीज होगा। अगर एरिया ऑफ कॉइल इंक्रीज होता है तो फिर सेंसिटिविटी और इंक्रीज हो सकती है। तो अगर हमें सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी होगी तो नंबर ऑफ टर्न्स के साथ साथ हमें ए भी इंक्रीज करना होगा। ए का मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ द कॉइल। अगर रेक्टेंगुलर कॉइल है तो उसका अगर एरिया बढ़ाते हैं हम, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ इंक्रीज करते, तो उसका सेंसिटिविटी भी यहाँ पर इंक्रीज होगा। अगेन सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बढ़ाते हैं, मतलब हॉर्सशू मैग्नेट है ना, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते तो उसकी साइज भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते तो यहाँ पर सेंसिटिविटी डेफिनेटली इंक्रीज होगी। ओके, और उसके साथ साथ हमें क्या करना है कि टॉर्शनल कांस्टेंट मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, इसकी वैल्यू कम से कम करनी होगी, है ना, बिकॉज S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो यहाँ पर वी हैव टू डिक्रीज टॉर्शनल कांस्टेंट। देखिए, लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस आ जाएंगे। कैसे, सपोज सस्पेंडिंग फाइबर है ना, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज से ये बना होता है सस्पेंडिंग फाइबर। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइल्स हम बढ़ाते हैं, ओके, नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ाते, उसका एरिया भी बढ़ाते हम यहाँ पर, और साथ में हम मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ाते हैं, तो इस वायर का जो सस्पेंशन फाइबर है, ओके, इट इज अनेबल टू होल्ड ऑन ऑल दिस सिस्टम, बिकॉज नंबर ऑफ कॉइल्स अगर बढ़ाते हैं, उसका साइज बढ़ाते, मतलब एरिया भी बढ़ाते हैं, तो that will be heavy system, okay, and this fiber is unable to hold on it to support the or to balance this system because of number of turns, area of the coil, magnetic field अगर बढ़ाते हैं तो उस सिस्टम का वेट भी बढ़ता है ना, और उतना ज्यादा वेट सपोर्ट करने के लिए ये फाइबर अनेबल होगा। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए तो सपोर्ट ऑल द सिस्टम प्रॉपर्ली हमें थिक फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर लेना होगा। तो वायर की थिकनेस बढ़ानी होगी। अगर थिक वायर लेते हैं तो फिर यहाँ पर टॉर्शनल कांस्टेंट या फिर रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट ये बढ़ता है, ये भी इंक्रीज होगा। अगर C की वैल्यू इंक्रीज होती है तो फिर सेंसिटिविटी कम हो जाएगी ना, इसलिए यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस होंगे। ओके, तो नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड हम कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं, बिकॉज उसको अगर बैलेंस करना है तो फिर हमें थिक वायर यूज करना होगा, सस्पेंशन फाइबर थिक वायर यूज करना होगा। अगर वायर थिक करते हैं तो वहां पर फिर C की वैल्यू इंक्रीज होगी, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट भी इंक्रीज होगा। अगर ये इंक्रीज होता है तो सेंसिटिविटी फिर से कम हो जाएगी। तो बियॉन्ड सर्टेन लिमिट वी कैन नॉट इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। राइट स्टूडेंट्स? नो स्टूडेंट्स, एक्यूरेसी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ओके, अगर सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है तो वहां पर एक्यूरेसी भी ज्यादा हो सकती है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी मोर एक्यूरेट इफ इट हैज नो एरर। अगर किसी मेजरमेंट में एरर कम से कम आता है तो दैट मींस दैट मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट, है ना। तो इसलिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी मोर एक्यूरेट इफ इट हैज नो एरर। ओके, दैट मींस एक्यूरेसी कब इंक्रीज होगी, जब वहां पर एरर कम से कम होगा, मतलब दैट इज एक्यूरेसी इंक्रीजेस इफ एरर डिक्रीजेस। देखिए, अब यहां पर डी थीटा इतना एरर होगा इन मेजरमेंट ऑफ थीटा
है ना. Suppose d theta is the error in the measurement of angle of deflection. Therefore, di is the corresponding error in measurement of current I. Okay. तो एरर क्या हो गया यहाँ पर? Therefore, error is equal to di upon I, है ना. जैसे रिलेटिव एरर होता है, एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, वैसे यहाँ पर di अपॉन I. ओके, तो एरर की वैल्यू यहाँ पर मिलती है हमें di अपॉन I. अब ये एरर जितना कम होगा उतना मेजरमेंट एक्यूरेट होगा, इसलिए ओके. तो अब हमें di अपॉन I की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करना होगा हमें, फिर से डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा. तो यही इक्वेशन आएगा यहाँ पर di अपॉन डी थीटा. ओके, देखिए अगर इसको हम डेरिवेट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो di अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर c डिवाइडेड बाय n a b. ओके, तो di के लिए इक्वेशन क्या होगा c डिवाइडेड बाय n a b इनटू d थीटा. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ये इक्वेशन di के लिए होता है और I के लिए इक्वेशन 1. तो हमें di अपॉन I निकालना है, मतलब डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 1. ओके, सो डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 1, वी गेट, देखिए di डिवाइडेड बाय I इज इक्वल, अब di की वैल्यू यहाँ पर c डिवाइडेड बाय n a b इनटू d थीटा. ओके, डिवाइडेड बाय I की वैल्यू c डिवाइडेड बाय n a b इनटू थीटा. नाउ c डिवाइडेड बाय n a b, c डिवाइडेड बाय n a b कैंसिल हो जाएगा. तो देयरफॉर di डिवाइडेड बाय I इज इक्वल टू d थीटा डिवाइडेड बाय थीटा. ये इक्वेशन मिलता है हमें. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4. ओके, तो di अपॉन I मतलब क्या हो गया यहाँ पर एरर. देखिए di अपॉन I ये एरर है यहाँ पर. अगर इसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतनी एक्यूरेसी मेजरमेंट में ज्यादा होगी. तो देखिए di अपॉन I इज इक्वल d थीटा डिवाइडेड बाय थीटा. तो एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. अगर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा से ज्यादा होता है तो di अपॉन I मतलब एरर कम से कम होगा. ओके, इसलिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक्यूरेट कब होगा? इफ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज मोर. ओके, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन अगर मोर होता है तो di अपॉन I एरर की वैल्यू कम से कम होगी, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. राइट स्टूडेंट? तो इसलिए हमें अगर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की एक्यूरेसी बढ़ानी है तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल शुड बी वेरी लार्ज. उसके साथ साथ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स, एरिया ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड, इनकी भी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा करनी होगी ताकि डिफ्लेक्शन should be more. Okay, so in this way accuracy of the moving coil galvanometer can be increased. Okay, so students, we have discussed 2 points here: sensitivity and accuracy of moving coil galvanometer, right? और एक तरीका है यहाँ पर, देखिए accuracy of moving coil galvanometer increase करने का. Okay, तो देखिए थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना एरर कम रहेगा, मतलब एक्यूरेसी बढ़ेगी. तो थीटा एक्यूरेटली मेजर होना चाहिए. Okay, deflection of coil can be measured accurately with high degree by using lamp and scale arrangement. लास्ट लेक्चर जैसे हमने डिस्कस किया था कि by using, देखिए सस्पेंशन फाइबर पर एक प्लेन मिरर होता है, उसके सामने एक लैंप और उसके नीचे ट्रांसपेरेंट स्केल होती है. तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम ऑफ लाइट की वजह से हम यहाँ पर डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल मेजर कर सकते हैं. सो दैट अरेंजमेंट इज नोन एज लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट. तो उससे हम एक्यूरेटली, ओके, थीटा मतलब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल मेजर कर सकते हैं. तो जितना एक्यूरेटली हम इसको मेजर करेंगे उतना एरर कम से कम रहेगा, मतलब एक्यूरेसी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंक्रीज हो सकती है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, देखिए अब तक हमने सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में डिस्कशन किया है. ओके, लास्ट लेक्चर वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और इक्वेशन
that means proof of the principle I directly proportional to theta. Now sensitivity and accuracy. Okay, अब second type मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का होता है पिवोटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ओके, अब पिवोटेड मतलब इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू हॉर्सशू सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स. देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दी है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन और वर्किंग यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं. तो देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर सर्कुलर कॉइल है, दिस इज सर्कुलर कॉइल. ओके, एंड इट इज पिवोटेड विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग. तो यहाँ पर स्प्रिंग है, दैट वन स्प्रिंग अबव द कॉइल एंड अदर स्प्रिंग बिलो द कॉइल होती है. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्प्रिंग दैट सर्कुलर कॉइल इज पिवोटेड बिटवीन टू सिलिंड्रिकल हॉर्सशू बार मैग्नेट्स. देखिए यहाँ पर इसका सरफेस कैसा है, कॉन्केव सरफेस है, मतलब कॉइल किसी भी अगर प्लेन में चल जाती है. ओके, यहाँ पर डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल भी होता है, तो बिकॉज ऑफ दिस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट होता है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. ये हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. ओके, नाउ सो दैट circular coil is pivoted with the help of spring. Right student, there are two spring, one above the coil and other below the coil, और ये two spring यहाँ पर connected होते हैं to the outer circuit. ठीक है, तो यहाँ पर concave shape two bar magnets है, N pole, S pole. Okay, now there is one pointer, aluminum pointer, light weighted होता है वो. Aluminum pointer is connected at the center of the coil. और यहाँ पर एक स्केल कैलिबर की जाती है. ओके, तो देखिए यहाँ पर सेंटर पर 0 है और दोनों साइड में 10 डिफ्लेक्शन, 20 डिफ्लेक्शन, 30 डिफ्लेक्शन, और इधर भी 10, 20, 30. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन एंड डायग्राम ऑफ गैल्वेनोमीटर, पिवोटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ओके, नाउ अब यहाँ पर वर्किंग क्या होता है. देखिए, व्हेन करंट पासेस थ्रू द कॉइल थ्रू वन स्प्रिंग एंड अदर स्प्रिंग से करंट ल्यू होता है, यहाँ पर एक करंट ल्यू होता है, एंड दिस टू पॉइंट्स आर कनेक्टेड इन एक्सटर्नल सर्किट. ओके, अगर एक कॉइल से करंट एंटर होता है आई करंट, तो दैट करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, कॉइल में से करंट पास होगा, एंड वी नो दैट करंट कैरिंग कॉइल या कंडक्टर, ओके, प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. ओके, तो यहाँ पर उस फोर्स की वजह से देखिए 2 पॉइंट पर फोर्स अप्लाई होता है. सपोज यहाँ पर आउटवर्ड फोर्स है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, इनवर्ड फोर्स होगा. तो इसलिए यहाँ पर रोटेशन ऑफ द कॉइल होता है. अगर ये कॉइल रोटेट हो जाती है तो करस्पॉन्डिंग रोटेशन यहाँ पर मेजर हो सकता है. जैसे देखिए यहाँ पर 0 है, तो इनिशियल पॉइंटर यहाँ पर होगा. ठीक है, अब कॉइल अगर रोटेट होती है तो ये पॉइंटर भी कॉइल के साथ रोटेट होगा. सपोज यहाँ पर है 18 डिग्री, तो थीटा कितना होगा यहाँ पर 18 डिग्री. तो डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल होता है 18 डिग्री. तो जैसे कॉइल यहाँ पर रोटेट होगी उसके साथ एक पॉइंटर भी रोटेट होता है. इनिशियली पॉइंटर कहाँ पर होता है, 0 मार्किंग पर. जैसे करंट पास होता है थ्रू द कॉइल, टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू टॉर्क, वहां पर रोटेशनल मोशन ऑफ द कॉइल होती है, सो दैट कॉइल रोटेट एंड उसके साथ एक पॉइंटर भी ऐसा रोटेट होता है. जब तक करंट इसमें से पास होता है that the coil remains in the rotated or deflected position. तो यहाँ पर पॉइंटर हमें एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बताता है. ठीक है, when current is cut off, अगर करंट हम स्टॉप कर देते हैं तो पॉइंटर फिर से क्या होगा, ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा. तो यहाँ पर देखिए यूज ऑफ स्प्रिंग का यहाँ पर फंक्शन आपको समझ में आएगा. तो एक तो यहाँ पर कॉइल को सपोर्ट मिलता है ना, तो पिवोटेड बिटवीन टू हॉर्सशू मैग्नेट्स, और बाद में अगर करंट कट ऑफ होता है तो दैट स्प्रिंग इज यूजफुल टू ब्रिंग द कॉइल बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. तो इस तरह से ये पिवोटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है. अब पिवोटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमने इसका यूज भी देखा है लास्ट टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में, है ना. गैल्वेनोमीटर्स कैन बी यूज्ड एज एमीटर एंड वोल्टमीटर. तो गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड एज एमीटर. तो यहाँ पर जो स्केल होती है दैट इज कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ एम्पियर. ओके, और पॉइंटर यहाँ पर होता है इनिशियली, मतलब 0 मार्किंग यहाँ पर होता है. अगर इसी गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट करते हैं वोल्टमीटर में, तो वोल्टमीटर में क्या होता है, दिस स्केल इज कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ वोल्ट. तो बिकॉज वहां पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है. सो
galvanometer, pivoted type moving coil galvanometer can be converted into ammeter and voltmeter. right स्टूडेंट, तो इस तरह से ये pivoted type galvanometer होता है. अब देखिए इतना जो पार्ट होगा, मैग्नेट, कॉइल, स्प्रिंग और पॉइंटर का ये वाला अटैच पॉइंट, ओके, तो ये पूरा बॉक्स के अंदर फिक्स होता है. तो दैट इज नॉट विजिबल, ओनली दैट स्केल इज विजिबल. ओके, सो देयर इज ग्लास विंडो, तो हमें सिर्फ यहाँ पर पॉइंटर ऐसे मूव होते हुए दिखाई देता है. अदर पार्ट्स ऑफ द pivoted type moving galvanometer आर enclosed in a closed box. राइट स्टूडेंट, तो इस तरह से ये pivoted type moving coil galvanometer होता है. अब यहाँ प्रिंसिपल दोनों इसमें, मतलब pivoted type moving coil galvanometer एंड suspended type moving coil galvanometer दोनों इसमें प्रिंसिपल सेम ही होता है. और प्रिंसिपल कौन सा है यहाँ पर? I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा और थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. Okay, deflection produced in the coil is directly proportional to current passing through this coil. Right student? तो ये हो गया यहाँ पर. अब suspended type moving coil galvanometer and pivoted type moving coil galvanometer, इनके differentiate points हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. अब आपको इसका मीनिंग तो क्लियर हो गया. सस्पेंडेड मतलब हैंगिंग पोजीशन में होता है, जो हमने लास्ट लेक्चर डायग्राम देखी थी इसकी. और pivoted मतलब इट इज प्लेस्ड with the help of some support between the horseshoe magnets. Okay, तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर क्या होगा. In a suspended type moving coil galvanometer, coil is suspended मतलब hanging position में होती है ना. Pivoted type moving coil galvanometer में क्या होता है? Coil is pivoted, that is placed between two horseshoe magnets, that is cylindrically concave shape. Second, suspended type moving coil galvanometer is more sensitive and pivoted type moving coil galvanometer is less sensitive. ये एक डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है. Because in a suspended type moving coil galvanometer, that angle is accurately measured, okay, with the help of lamp and scale arrangement. इसकी वजह से more sensitive होती है. Then अगर sensitive ज्यादा है तो इसका मतलब more accurately हम इसको measure कर सकते हैं. तो suspended type moving coil galvanometer is more sensitive as well as more accurate. तो यहाँ पर pivoted type moving coil galvanometer is less sensitive and less accurate, okay, compared to suspended type moving coil galvanometer. Now next point, in a suspended type moving coil galvanometer, deflection is measured by plane mirror using lamp and scale arrangement. जैसे हमने अभी डिस्कस किया था और लास्ट लेक्चर भी हमने डिस्कस किया था कि सस्पेंशन फाइबर जो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज से बना होता है, वहां पर एक प्लेन मिरर होता है, राइट. उसके सामने एग्जैक्टली एक लैंप होता है और उसके नीचे ट्रांसपेरेंट स्केल होती है. तो लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होता है. ओके, अगर वहां पर डिफ्लेक्शन इन कॉइल नहीं तो उसका जो बीम होगा वो जीरो मार्किंग पर रिफ्लेक्ट होगा. अगर यहाँ पर कॉइल डिफ्लेक्ट हो जाती है, इफ करंट पासिंग थ्रू इट, तो उसके साथ यहाँ पर इस फाइबर में एक ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा. उसके कारण क्या होता है? प्लेन मिरर डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन. तो जो बीम का रिफ्लेक्शन जीरो मार्किंग पर था तो कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ता है यहाँ पर. तो ओके, तो लेट दिस डिस्टेंस इज y एंड डिस्टेंस बिटवीन स्केल एंड मिरर इज x. तो इसके आधार पर हम थीटा की वैल्यू एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं. सो डिफ्लेक्शन इज मेजर्ड बाय प्लेन मिरर यूजिंग लैंप स्केल अरेंजमेंट. लेकिन देखिए अब इन पिवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि दैट रीडिंग इज डायरेक्टली मेजर्ड फ्रॉम द स्केल. बिकॉज जैसे ही कॉइल डिफ्लेक्ट होगी either towards लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो उसके साथ पॉइंटर भी डिफ्लेक्ट होगा ना, और उसके साथ हम डायरेक्टली यहाँ पर रीडिंग मेजर कर सकते हैं. सो इन पिवोटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इज मेजर्ड डायरेक्टली ऑन द स्केल. तो यहाँ पर लैंप स्केल अरेंजमेंट नहीं होता है. ओके, नो जैसे आपने देखा होगा कि सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वहां पर नंबर ऑफ टर्न्स, उसकी साइज बहुत ज्यादा होती है. बिकॉज अगर सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो हमें उसकी एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ाने होते हैं, है ना. तो इसलिए दैट सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज वेरी हेवी इंस्ट्रूमेंट. ओके, तो वहां पर हम उसको मूव नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा उसकी साइज होती है. सो सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज नॉट पोर्टेबल. लेकिन पिवोटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज पोर्टेबल. जैसे आपने देखा होगा एमीटर, वोल्टमीटर, हम कहीं पर भी इसको हैंडल कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, एंड इट इज वेरी इजी टू यूज. ओके,
तो ये पोर्टेबल होता है। उसके साथ साथ सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज वेरी कॉस्टली बिकॉज ऑफ इट्स साइज, ओके, सेंसिटिविटी, इसके कारण ये बहुत कॉस्टली होता है। लेकिन पियोटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज वेरी वेरी चीप कंपेयर टू सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। रेस्टोरेंट, तो इस तरह से ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जिसमें हमने दो टाइप्स, सस्पेंडेड, पियोटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उनके वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, ओके, डायग्राम्स और कुछ यहाँ पर फार्मूलेज हमने डिस्कस कर लिए। अब यही फार्मूलेज हम पियोटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक पॉइंट और डिस्कस किया हमने, दैट इज डिफरेंशिएट पॉइंट्स बिटवीन सस्पेंडेड टाइप एंड पियोटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। राइट स्टूडेंट्स,